हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का मैथ्स का सेट नंबर हम लोग 14 देखेंगे। इस सेट का पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिससे कि आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, ये जो हम सेट करा रहे हैं बीएसएससी सीजीएल, बिहार सीजीएल जो है, और झारखंड में जो झारखंड सीजीएल आया हुआ है उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सेट नंबर आज का 14। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी काम को ए 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है और बी उस काम का 1/2 भाग 10 दिनों में कर सकता है, उन्होंने 5 दिनों तक मिलकर इस काम को करते हैं, तो ए ने लास्ट में कुछ दिन पहले काम को छोड़ देता है। ठीक है, तो बताइए कि बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि ए जो है से 2/5 भाग काम का 10 दिन में पूरा करता है, तो ये इस काम को पूरा कितना दिन में करेगा? 10 × 50 2, यानी कि 25 दिन पूरा काम करेगा। ठीक है, बी इसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो बी इस काम को पूरा भाग कितना दिन में करेगा? 20 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, जब यहाँ से हम इतना फाइंड कर लिए तो ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो हम ये लिख सकते हैं कि 25 × 20 बटा 45, 5 के 20, 5 9 45, यानी कि 100/9 दिन में ए प्लस बी मिलकर के इस काम को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर के काम करना शुरू करते हैं। ए और बी इन्होंने 5 दिन तक काम किया है। ठीक है, लास्ट में क्या है कि ए काम छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, तो बताइए कि शेष काम जो बचता है उसको बी कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर ए और बी अगर काम कर रहे थे, लास्ट में अगर ए छोड़ करके चला गया, यानी कि लास्ट का काम कौन किया होगा? बी किया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 5 दिन में ये जो काम करके जितना काम करेंगे, जो शेष काम बच जाएगा उसको बी करेगा। तो चलिए देखते हैं कि जब ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे। यहाँ 100/9 दिन पूरा काम को लगा रहे थे, तो एक दिन में कितना? 9/100, और 5 दिन अगर कर लेंगे तो 45/100 भाग जो है से काम को कौन करेंगे? इन लोग ए और बी मिलकर के काम इसको डन कर देंगे। ए और बी मिलकर के 45/100 काम को डन कर देंगे। बचेगा रिमेन वर्क कितना? रिमेन वर्क जो बच जाएगा तो 100 में से 45 घटाएंगे, यानी कि 55/100 काम को कौन किया गया होगा? बी किया होगा, क्योंकि लास्ट में तो ये काम छोड़ करके चल जा रहा है। ठीक है, तो बी का क्षमता क्या है? बी उस काम को कितना दिन में कर सकता है? बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो इसको हम 20 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 55/100 काम को करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से करेंगे 20 × 5 = 100, और यहाँ से इसको करेंगे तो 11, यानी कि रिमेनिंग जो वर्क है, सो बी जो है जो काम बच गया है उसको कितना? 11 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा आज का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तथा धारा के दिशा में 18 किलोमीटर दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में नाव की क्या गति होगी? ठीक है, एक नाव है जो धारा के दिशा में जाता है और धारा के विपरीत दिशा में जाता है। धारा के विपरीत दिशा में क्या है कि 12 किलोमीटर दूरी को 3 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और अगर धारा की दिशा में जाता है तो 18 किलोमीटर दूरी को 3 घंटा में तय करता है। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा और विपरीत दिशा में कितना? 4 किलोमीटर पर घंटा। तो शांत जल में
नाव का चाल बराबर हम लिख सकते हैं कितना, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 6 और 4 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा जो हो जाएगा शांत जल में नाव का चाल हो जाएगा। लेकिन यही अगर धारा का चाल अगर पूछ देता तो 6 - 4/2 कर देते, ठीक है, जो हमारा क्या आ जाता, 1 आ जाता, ठीक है, 1 किलोमीटर पर घंटा। 1 किलोमीटर पर घंटा मेरा धारा का चाल हो जाएगा और 5 किलोमीटर पर घंटा जो है से हमारा शांत जल में नाव का चाल हो जाएगा। चलिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बेलन है, ये बेलन है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके आधार का परिधि, ये जो आधार है इसका परिधि जो दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है, 66 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका परिधि की बात करें तो 2πr = कितना 66, इसको से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × r = कितना 66। अगर इसी को अगर करें तो 11 दूना 22 और 11 छक 66, यानी कि r बराबर जो लिख सकते हैं 6 × 7/4 यानी कि 7 छक 42/2 42/4 यानी कि 42/4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम लिख सकते हैं 2πrh। 2πrh अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या 2640। अगर इसी को अगर एच की अगर बात करें, इससे अगर एच हम फाइंड करते हैं तो ये जाकर के हम ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी एच बराबर लिख सकते हैं 2640 / 2πr। और 2πr का जो वैल्यू हमारा जो दिया हुआ है, परिधि जो दिया हुआ है वो कितना है 66, यानी 2640 बटा अगर 66 अगर हम करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो हाइट हुआ ये कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेलन का आयतन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन जानते हैं आप, बेलन का आयतन होता है πr² होता है। तो पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे 22/7 इंटू आर का अगर बात करें तो आर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 10.5 और इंटू 10.5 कर देंगे और इंटू एच जो है कितना हो जाएगा 40। इसी को अगर आप फाइनल कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा 13,860, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा ये बेलन का आयतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2 ट्रेन एक समय पर चलना शुरू करती है। ट्रेन ए 54 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलते हुए शहर एम से एन की तरफ जाती है, जबकि ट्रेन बी शहर एन से एम की तरफ जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी जो है 960 किलोमीटर है। यदि दोनों ट्रेन के 8 घंटे के बाद एक दूसरे को पार करती है तो बताइए कि ट्रेन बी की औसत चाल क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई डॉटेड पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा शहर एम है और ये शहर एन है। ठीक है, यहाँ से ट्रेन जो ए है वो चलना प्रारंभ करती है कितना 54 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, और इसका जो स्पीड हमको पता नहीं है, इसी का स्पीड हमको पता करना है। ठीक है, जो एम और एन का बीच का जो दूरी है से दिया हुआ है हमारा 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर। ठीक है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। इसका अगर कोरिलेटिव स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा
54 जब दोनों एक तरफ जाती है, एक ही साइड, एक ही सम्मुख तरफ, जब ए इधर आता है, बी इधर जाता है, तो इन लोग का जो स्पीड है से आपस में जुड़ जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको बी बराबर अगर x किलोमीटर पर घंटा हम मान लेते हैं, ठीक है, तो 54 प्लस x किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना है 960, तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है 960 किलोमीटर है, और जो स्पीड है 54 प्लस x है, ठीक है। और टाइम जो लगता है टोटल इन लोग को मिलने में वो 8 घंटा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 54 गुना 8 प्लस 8x इज इक्वल टू 960, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 8x बराबर 960 माइनस 54 गुना अगर 8 करते हैं हम तो 432 हो जाएगा, ठीक है, 432 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू 432, ठीक है। यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा, इससे अगर कट करेंगे तो x का वैल्यू 66 किलोमीटर पर घंटा आएगा, जो कि यही हमारा ट्रेन बी का स्पीड हो जाएगा, जो कि 4 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या 7, 3, 8, A, 6A को 11 से विभाजित किया जाता है और 3 अंकों की संख्या 6, 8x को 9 से विभाजित किया जाता है, तो बताइए a प्लस x का वैल्यू क्या हो जाएगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है से 7, 3, 8A 6A, इसको जो है से 11 से भाग दिया जाता है, इसको 11 से भाग दिया जाता है, ठीक है। और एक कोई संख्या है 6, 8x, इसको जो है से 9 से भाग दिया जाता है। तो अब यही फाइंड करना है कि a प्लस x क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ विभाज्यता का नियम हम लोग जानेंगे कि किसी भी संख्या को 11 से जब भाग लगता है, जब सम संख्याओं का स्थान और विषम संख्या के स्थानों का अंतर 0 हो जाए तो क्या होता है, उसमें 0 या 11 का गुणज में हो तो उसमें क्या है 11 से भाग लग जाता है टोटल, ठीक है। और इसका 9 का जो विभाज्यता है, सभी किसी भी संख्या का आपस में संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। तो चलिए अगर इसका अगर हम लोग बात करें तो सम संख्या विषम संख्या a हो गया, ठीक है। तो हम ऊपर वाला को लिख सकते हैं क्या, 9 प्लस 8 प्लस 6 माइनस लिख सकते हैं क्या 3 प्लस a, ठीक है। 9, 8, 17 और 6 कितना हो गया 23, ठीक है। 14, 7, 21, मतलब कि 6, 3, 9, 7, यहाँ सॉरी 7 है, 8 है और 6 है, ठीक है। तो 8, 6, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 माइनस ये 3 प्लस 2a लिख सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 21 में से अगर 3 घटाएंगे तो 18 माइनस 2a। तो अब बताइए कि इसको हमको क्या करना है, इसका वैल्यू जब 0 होगा तभी हमारा 11 से पूरा विभाजित होगा। तो a बराबर हम लिख सकते हैं कितना 9 लिख सकते हैं। a का वैल्यू अगर 9 रखेंगे तो 9 दूना 18, 18 में से 18 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये जो संख्या है तब जाकर के 11 से विभाजित होगा, ठीक है। तो a का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमको a मिल गया। चलिए इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इसमें 9 से विभाजिता का नियम है कि किसी भी संख्याओं का आपस में योग जो होता है, संख्या का आपस में संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है 9 से विभाजित है तो संख्या विभाजित होगा। तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस 8 प्लस x डिवाइडेड बाई 9, यानी कि कितना 8, 6, 14 प्लस x, ठीक है, और बटा 9। x का वह कौन सा मान रखेंगे जो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ छोटा से छोटा, यहाँ अगर 4 अगर रख देते हैं तो 14, 4 कितना हो जाएगा 18, और 9 से ही क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना रखना होगा 4, ठीक है। और a का वैल्यू कितना आ गया 9। तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि a प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 13, यही आंसर हो जाएगा, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि दिए गए त्रिभुज में ABC में भुजा A, AB और BC आपस में बराबर हैं तथा
एंगल बी बराबर x है और एंगल ए बराबर 2x माइनस 20 है, तो एंगल बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, इसमें बी भुजा तो दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और ए जो दिया हुआ है से 2x माइनस 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू फाइंड करना है, इसी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ए भी दिया हुआ है, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ए भुजा और ए भुजा जब आपस में बराबर है, तो किसी भी त्रिभुज में जो दो सम्मुख भुजाओं का जो जब दो सम्मुख भुजा जब बराबर होता है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी सी और ए बी आपस में बराबर है, तो इसके सामने का कोण ए वाला और इसके सामने का कोण ए वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ए कोण और ए कोण बराबर हो जाएगा तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2x माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि चूंकि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि x प्लस 2x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 2 और 1 यानी कि कितना, 5x माइनस 40 इज इक्वल टू कितना, 180, यानी कि 5x बराबर 220 लिख सकते हैं। अगर इसको अगर हम लोग अगर आगे ज्ञात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 220 बटा 5, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 44 डिग्री x का वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा 44 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 6 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 2 साल बाद 10% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 462 है, तो निवेश किए गए राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेट जो दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और ये जो बात कर रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है तो क्या है, 462 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर बात करें तो कल ही हम बताए थे कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का होता है वो क्या होता है, 21% होता है 10 का। और अगर साधारण ब्याज की बात करें, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर तो 21% हो जाएगा, और साधारण ब्याज जो हो जाएगा 1 साल का 10%, तो 2 साल का कितना 20% हो जाएगा। अब इसी का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 462। ठीक है, तो 20 में से अगर 21 में से अगर 20 घटाएंगे तो जो 1% का जो वैल्यू आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, 462 रुपये आ जाएगा। और कोई भी जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, अपने आप में कितना 100% होता है, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर हम लिख सकते हैं 462 पर 00, यानी कि 46,200 हमारा क्या हो जाएगा, यही प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, जिसका आधार का अर्ध व्यास 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई गोला है, ठीक है, और कोई बेलन बोल रहा है। ये बेलन बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो त्रिज्या जो है तो कितना है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको और आगे जो बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को गोला को पिघलाया जाता है, तो पिघलाया जाता है यानी कि इसको पिघलाया जाता है तो इसका आयतन हो जाएगा, आयतन जो हो जाएगा पिघला करके एक क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। यानी कि ये जो गोला का आयतन और जो हमारे बेलन का आयतन होगा, बेलन का जो आयतन होगा से आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि गोला को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी में इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ये बेलन का, इसी बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम ये लिख सकते हैं कि गोला का आयतन जो होता है से 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पाई पाई अगर कैंसिल कर दें तो 4/3 आ जाएगा, यहाँ आर क्यूब आ जाएगा। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं,
18 गुना 18 गुना 18 लिख सकते हैं। और यहाँ जो है इसका जो आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, इसका जो आर दिया हुआ है वो बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 9 गुना 9 इंटू एच लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे 9 दूना 18 और 9 दूना 18, यानी कि अगर इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो 4/3 गुना 18 गुना 2 गुना 2 बच जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा एच बच जाएगा, जो कि इसी को अगर काम करें तो 3 छक्का क्या हो जाएगा 18। और इसको अगर बात करें तो 6 चौके 24 गुने क्या हो जाएगा 4, यानी एच, यानी कि एच बराबर क्या लिख सकते हैं 24 गुना 4, जो कि 24 चौका 96 क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यदि एंगल सी 30 डिग्री हो तो सेक बी क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, इसको हम ए कह सकते हैं। सेक बी पूछ रहा है तो इसको ए लिखेंगे, बी और सी बोल रहा है। जो सी दिया हुआ है ये 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसका सेक बी बराबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एक बात बताइए कि ये जो समकोण त्रिभुज है तो इसका कोण जो है यहाँ पे होगा ये कितना होगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री ये कोण है, ये 30 डिग्री कोण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि 9 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष पर पाएं यदि उसका मूलधन 18,000 है। प्रिंसिपल जो दिया हुआ है से 18,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और जो इसका जो रेट दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। तो 3 साल के बाद इसका क्या हो जाएगा, जो इसका जो मिश्र धन है वो क्या प्राप्त होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि 18,000 गुना क्या 10% बोल रहा है, तो 1 साल का क्या हो जाएगा 110/100। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा 11/10। 3 साल बोल रहा है तो 3 बार लिख देंगे 11/10, 11/10। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो इससे कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना 18 × 11 गुना 11। अगर इसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 गुना 13 31 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,958 रुपया क्या हो जाएगा, यही हमारा मिश्र धन प्राप्त होगा, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। ग्यारह नंबर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं। 11 गुना 132 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 108 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 12 से अगर इसको काटे तो 11 बार में, और 9 से काटे तो कितना 12 बार में। तो ऊपर लिख सकते हैं 11 गुना 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 11। अगर यहाँ देखिए यहाँ गुना में है 11 और 11 प्लस में, अगर 11 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 11 प्लस क्या हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा, और बटा 12, ठीक है। तो 11 1 12, 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर 11 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि x सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जिसमें से कि 237 से विभाजित किया जाता है तो x के अंकों का योग क्या हो जाएगा।
मान लीजिए कि कोई संख्या है जो 200 क्या है 37 से विभाजित है, वो संख्या जो है से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए कि 9999 है, ठीक है। अगर इसको अगर हम लोग भाग देते हैं, इससे भाग देते हैं, तो हम सबसे 4 बार में लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 948। अगर इसको घटाएंगे तो क्या 519, ठीक है। अगर इसको 2 बार में लगाएंगे तो बच जाएगा 474। अगर इसको दोनों को घटाएंगे यानी कि 45। इसमें क्या हो रहा है कि 4 अंक की जो बड़ी संख्या है 237 से जब विभाजित होगा, जब क्या है इसमें 45 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 4 अंक की बड़ी संख्या निकालेंगे जो 237 से विभाजित होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा 9999 में से क्या करना होगा 45 को घटा देना होगा, जो कि अगर घटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 9954 हो जाएगा, ठीक है। और 9954 वो संख्या आ गया, ठीक है। अब इसी का पूछ रहा है कि इसका संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या 9 + 9 + 5 + 4, 9 दूना 18, 18 5 23 और 4 क्या हो जाएगा 27 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि एक कॉन्फ्रेंस हॉल की आयतन जो है से 3808 है सेंटीमीटर क्यूब है और फर्श का क्षेत्रफल है से 224 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि कमरा जब है तो कमरा का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन जो दिया हुआ है तो हमारा दिया हुआ है आयतन 3808 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है से हमारा दिया हुआ है 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन बराबर हम लिख सकते हैं LBH, इसको LBH लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं L गुना B, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो अगर इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अगर इसका आयतन में आयतन भागा अगर क्षेत्रफल अगर कर दें, यानी LBH डिवाइडेड बाय अगर LB अगर कर दें तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ से LB अगर कट जाता है तो हमारा H बच जाएगा। यानी कि ऊंचाई बराबर लिख सकते हैं, ऊंचाई H बराबर क्या लिख सकते हैं 3808 डिवाइडेड बाय 224 लिखेंगे, ठीक है। जो कि हमारा क्या आ जाएगा 17, ठीक है 17 सेंटीमीटर, जो कि 13 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 684 की दर से एक लेख बेचा है और 14% का लाभ कमाया, तो लेख की लागत क्या होगी, ठीक है। जो लेख है, लेख कोई सामान होगा, ठीक है। लेख को बेचता है, जो सेलिंग प्राइस है तो कितना करता है 684 रुपये में बेचता है। अब इसमें जो इसका लाभ जो है से 14% मिलता है। तो जब मान लीजिए कि इसका कॉस्ट प्राइस जो हुआ होगा, मान लीजिए कि 100% रहा होगा, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस जब वो किसी वस्तु को 100% में लेगा और अगर 14% का उसको लाभ होगा तो 114% में वो बेचा होगा। अब 114% का वैल्यू क्या आ जाएगा 684 इतना ही में बेचा है, जिसमें कि 14% का लाभ हुआ है। मेरा कॉस्ट प्राइस 100 था, उसमें 14 ऐड कर दिए, तो हमारा ये बोल सकते हैं कि 100% का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 100% को क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो 684 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 114 गुना 100 कर लेंगे, जो कि अगर इसको अगर करते हैं तो इससे ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 600 रुपया जो होगा इस वस्तु का क्या रहा होगा कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 600 कॉस्ट प्राइस रहा होगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास ज्ञात करें, ठीक है। एक गोला है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ जो दिया हुआ है
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1386। ठीक है, तो अब इसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हम बोलते हैं और व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही व्यास ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो वक्र पृष्ठ का त्रिज्या, जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4πr² = 1386। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं 4 × 22/7 × r² कितना, 1386। ठीक है, अगर 22 दूना अगर इसको अगर करें 44 से, अगर 44 से इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15.75 और यही r² का जो वैल्यू हो जाएगा से हमारा कितना, ये 7 से अगर इसको अगर गुना करेंगे तो 110.25 आएगा, जो कि r का अगर वैल्यू करें तो √110.25। ठीक है, जो कि हमारा 10.5 जो हो जाएगा से r का वैल्यू आ जाएगा। जब r का त्रिज्या जो है से 10.5 सेंटीमीटर है तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, 10.5 × 2 यानी कि 21। यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। आज थोड़ा एडवांस का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको फार्मूला में दिक्कत होगा, तो फार्मूला तो याद करना होगा और फार्मूला के साथ साथ इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना होगा, जो कि ज़्यादा से जल्दी क्वेश्चन को बना सकें। तो आपको उसमें कैलकुलेशन के साथ में फार्मूला भी चाहिए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार जो है उसकी ऊंचाई का 1/3 है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल 588 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, इसमें बोल रहा है कि आधार उसकी ऊंचाई का 1/3 है, आधार उसकी ऊंचाई का 1/3 है। तो मान लीजिए कि इसको 3x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है सो हमारा 588 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x × x = 588, यानी क्या हो जाएगा 3x² = 588। अगर इसी को अगर आगे हम लोग करते हैं तो 3 से अगर 588 को डिवाइड करते हैं तो x² जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 196 हो जाएगा। ठीक है, और जब x² का वैल्यू 196 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, √196, जो कि 14 होता है। तो अगर हमारा इसका अगर 14 है हुआ तो ये कितना होगा, 14 दूना 28, 14 42, 42 और 14 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 3 के पावर 66 इंटू 6 के पावर 41 गुना 7 के पावर 53 है। ठीक है, देखिए हम इसको बेस कहते हैं। ठीक है, यदि अगर बेस में 2 3 7 8 हो तो अगर बेस में 2 3 7 8 अगर हो तो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जब पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष होगा उसी को हम पावर मान करके चलते हैं। और अगर 0 1 5 6 अगर बेस में हो तो इसमें इकाई अंक जो होगा मेरा इकाई अंक होगा नो चेंज होगा, यानी कि बेस में अगर बेस के जगह पे 0 1 5 6 अगर रहता है और अगर पावर में कितना भी हो तो उसका इकाई क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, 3 है तो हम इसको में क्या 3 से 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम अगर करते हैं अगर 4 से इसमें डिवाइड, इसमें भी क्या करते हैं, ये 6 है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 6 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 के पावर में कितना भी रहेगा तो इकाई अंक वही संख्या हो जाएगा। 7 का है तो 7 में क्या है, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 के पावर हमारा जो हो जाएगा
यहाँ अगर 4 से भाग दें तो हमारा शेष जो बचेगा 2 बचेगा, ठीक। मल्टीप्लाई यहाँ 6 एक इकाई अंक हो गया, और यहाँ जो 53 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा जो शेष होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी 7 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे इसको अगर हम बनाते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 गुना 6 गुना 7, यानी कि 9 सते 9 छक्का 54 गुना 7, यानी कि इकाई अंक को गुना करेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा 28, यानी कि इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार से यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है x बराबर √125 इंटू √30 इंटू √6। तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। x का सिंप्लीफाई करके वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको लिख सकते हैं हम रूट अंडर, सब चूंकि रूट में है तो सबको रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, और इसको लिख सकते हैं 6 गुना 5, और इसको लिख सकते हैं 6 तो है ही, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, और इसको लिख सकते हैं 5 गुना 6, और इसको क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो हम देखेंगे जब रूट से बाहर निकलना रहता है तो हम जोड़ा देखते हैं, तो जोड़ा यहाँ हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 गुना 6, 5 गुना 5 गुना 6, तो 5 5 25, 25 6 का क्या हो जाएगा 150 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, x का जो वैल्यू दिया हुआ है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 और डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग बताते हैं, इसके बाद शॉर्ट बता देंगे। हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर दोनों साइड अगर स्क्वायर करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस लिख सकते हैं 12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 डॉट, और इसी को हम क्या माने थे, x माने थे। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस x, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 12, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। और अगर इसको अगर आगे अगर हम लोग बात करें सॉल्व करें तो इस टाइप का जब इक्वेशन आता है तो इसको कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12x स्क्वायर हो गया, और बीच वाला टर्म को ऐसा दो पार्ट में तोड़ते हैं ताकि गुना करने पर क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर होना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, ये वाला बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 4, और अगर यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 4, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा x प्लस 3 और x प्लस x माइनस 4 आएगा। तो यहाँ से x बराबर एक वैल्यू आ जाएगा -3 और एक वैल्यू आ जाएगा 4। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को और भी बना सकते हैं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन जब रहता है तो ये जो बीच वाला संख्या है इसको दो टर्म में ऐसे लगातार संख्या में तोड़ना है, ठीक है। जैसे कि अगर 12 को अगर 3 और 4 में अगर तोड़ते हैं हम, तो 3 और 4 में तोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, इसको जो तोड़ना है ऐसा भी बोल सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1 के रूप में हमको तोड़ना है। तो अगर n का वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो हमारा n प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 4 में जब तोड़ेंगे तो जब यहाँ देखना है कि यहाँ अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला को हम टिक करेंगे, ठीक है। और अगर यही अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम छोटा वाला को आंसर मारते हैं। तो यहाँ हमको चूंकि प्लस दिख रहा है इसलिए 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यही अगर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ होता कि √12 माइनस √12 और डॉट 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 जाता ऐसे जाता, ठीक है। तो यहाँ चूंकि माइनस था तो इसको 4 और 3 में अगर हम तोड़ते हैं
4 और 3 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस है तो छोटा वाला को हम लिखेंगे, इसका आंसर जो होगा 3 होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। एग्जाम में हमको शॉर्ट वाला मेथड लेकर के चलना है और 4 आंसर मारना है, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आज का लास्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 2 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको भी 2 तरीका से बनाया जा सकता है। पहला कि x प्लस 1 से इसमें भाग देंगे, और दूसरा कि x प्लस 1 से अगर भाग देना है तो इसको बराबर हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर अगर हम 0 मान लेते हैं तो हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा -1 आएगा, और यही x का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 का अगर पावर 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 2 अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी कि यहाँ भी -2, और x का वैल्यू -1 है तो -1 और फिर -2। अगर इसको सबको अगर ऐड करें तो हमारा -6 होगा, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन हमारा डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। मन लगा करके बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, तो आपको तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि, और कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी क्वेश्चन को क्या करना होगा, बार बार बना हुआ होगा, तब जा करके आप क्या करेंगे, उसमें आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।